क्लास हम लोग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट किए थे। प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, आज हम लोग अपने टेक्स्ट बुक का टॉपिक नंबर 2 आप ये देख सकते हैं, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आज हम लोग अपने इस वीडियोज में इसी टॉपिक को डील करने वाले हैं, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन या फिर रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे हुई है। ओके क्लास, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब तैयार हैं, एक्साइटेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए इस टॉपिक को, और बड़ी आसानी से हमारे ये समझ में आने वाला है। आज हम लोगों ने अपने पिछले जो वीडियोस थे वहाँ पे क्या देखा है कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। याद है ना आपको? इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी खराब थी। उसके रीज़न क्या थे कि फ्रांस ने अमेरिकन स्ट्रगल में हेल्प किया था। ठीक है, अमेरिकन स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प किया। ठीक है, इन्वॉल्व हुआ फ्रांस। रिजल्ट क्या हुआ? फ्रांस के ऊपर 3 बिलियन यूएस का कर्ज हो गया। ठीक है, ये इसके ऊपर चढ़ गया। फ्रांस जिससे पैसे उधार लेते थे, जो रॉयल लेंडर्स थे, उन्होंने इंटरेस्ट भी 10% बढ़ा दिया। याद है ना? ओके, अब क्या है कि गवर्नमेंट को फ्रांस का जो नेशनल ट्रेजर है, रॉयल ट्रेजर है, वो क्या हो चुका है? जीरो, खाली हो चुका है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। और फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, गवर्नमेंट को रन करने का कॉस्ट है, कोर्ट का जो खर्चा है, राजा और रानी की जो लाइफ है, ठीक है, वो काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट है। खर्चीला लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वो लोग। रेवेन्यू है नहीं और खर्चे ज़्यादा है। ठीक है, हम लोगों ने फ्रांस का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें जो फॉल्ट है वो भी देखा था कि फर्स्ट स्टेट टैक्स नहीं देगा, सेकेंड स्टेट टैक्स नहीं देगा। ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस ग्रुप है, सबसे ज़्यादा वेल्दी ग्रुप है, वेल्दी सेक्शन है, बट दे आर नॉट लायबल टू पे टैक्सेस एंड द होल टैक्स बर्डन फॉल्स अपॉन द थर्ड स्टेट इनके कंपैरिजन में सबसे लेस प्रॉस्परस है। और यहाँ पे लेबर हैं, पेजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं जिनकी इनकम कम है, जहाँ बेरोजगारी है, लेकिन टैक्स सारा इन्हीं को देना पड़ रहा है। तो टैक्सेशन सिस्टम में ही कमी थी, जिसके कारण क्या है, अगर ये देते तो टैक्स ज़्यादा आता, ट्रेजर भरा होता। तो यहाँ पे ये दिक्कत चल रही थी। अब क्या किया फ्रांस की गवर्नमेंट ने कि इन्हें तो चाहिए रेवेन्यू, और रेवेन्यू कहाँ से आता है? टैक्सेशन से। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? टैक्सेशन से आएगा। लेकिन फ्रांस का जो टैक्स लॉ है वहाँ पे क्या था, फ्रांस का जो प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि राजा जो है, राजा मीन्स अभी कौन है राजा? लुइस 16। तो राजा टैक्स खुद से इम्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राजा के पास टैक्स का कोई पावर नहीं है। टैक्स बढ़ाने का सिस्टम क्या है कि जो जनरल स्टेट है फ्रांस में, देखिए रिवॉल्यूशन से पहले जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल स्टेट। और रिवॉल्यूशन के बाद उसका नाम बदल दिया जाता है और उसका नाम हो जाता है नेशनल असेंबली। ठीक है, तो फिलहाल के लिए फ्रांस का क्या है? जनरल स्टेट, इट्स फ्रेंच पार्लियामेंट, आप ये कह सकते हैं इसको। तो जनरल स्टेट में क्या था, यहाँ पे क्या होता है, फ्रांस का जो टैक्स इम्पोज करने का जो अधिकार था वो इस तरीके से था कि राजा, द किंग कैन नॉट इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस और मेक एनी चेंजेस इन टैक्सेशन सिस्टम विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल 3 स्टेट्स। ओके, इट वाज प्रोवाइडेड इन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयर वाज अ मीटिंग इन जनरल स्टेट। किंग को क्या करना होता है? किंग तो टैक्स खुद से नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो जनरल स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे तीनों स्टेट की मीटिंग होगी। फर्स्ट स्टेट हमें पता है, फर्स्ट स्टेट में कौन आते हैं? चर्च आते हैं। सेकेंड स्टेट्स में नोबेल्स, और थर्ड स्टेट्स में हमारे बाकी के सारे ग्रुप। अब यहाँ पे क्या था कि जब जो मीटिंग होगी, इन तीनों की मीटिंग से फैसला लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन सिस्टम में चेंज किए जाएंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी मीटिंग, टैक्स को लेके जो मीटिंग थी, ऐसी मीटिंग टैक्सेशन सिस्टम को लेके
फ्रांस में लास्ट टाइम जो ऐसी मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी। इसको गौर से समझिएगा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 1614 ईस्वी के बाद अगली मीटिंग कब हो रही है? 1789 में। कितने का गैप हो गया? 175 ईयर्स। सोच के देखिए कि यहाँ की सिस्टम, यहाँ की मोनार्कियल गवर्नमेंट कितनी इंडिफरेंट थी, कितनी इनएक्टिव थी, कितना इनजस्टिस था यहाँ पे कि 200 साल से ऐसा ही सिस्टम चला आ रहा है। चर्च टैक्स नहीं देगा, नोबेल टैक्स नहीं देंगे। टैक्स कौन देगा? जो सबसे लेस प्रॉस्परस है, लिस्ट प्रॉस्परस सोसाइटी है, उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इतने सालों से ये इग्नोरेंस चला आ रहा था, जिसका रिजल्ट क्या था? रॉयल ट्रेजर खाली हो चुका था। ये दिखाता है कि फ्रांस की गवर्नमेंट, फ्रांस का मोनार्की कितना इंडिफरेंट था, कितना उदासीन था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, अपने टैक्सेशन सिस्टम को लेके। ठीक है, 1789 में ये मीटिंग होती है। मीटिंग का मकसद क्या है? टैक्सेशन को इम्प्रूव करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? जो हमारा फ्रांस का ओल्ड सिस्टम है, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम जो पहले से था, वहाँ हमने देखा है कि फर्स्ट वाले को नहीं देना है, सेकंड वाले भी नहीं देंगे, देगा कौन? थर्ड वाला। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि फर्स्ट स्टेट में मेंबर कितने थे, ये समझना है हमें। फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, सेकेंड 100 से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, और थर्ड स्टेट से, ये सबसे नंबर में तो ये ज़्यादा है ना, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी ज़्यादा थे। कितने थे? 600। लेकिन यहाँ पे जो वोट देखिए, हम लोग क्लास में 30 बच्चे हैं, हम लोग अगर ऐसे मीटिंग करते हैं कि ठीक है 2 वोट होगा, एक टीचर का एक बच्चों का, और 30 बच्चे मिला के एक वोट बनेगा और टीचर का एक वोट बनेगा, क्या उसे हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक कब होगा? जब क्लास में हेड वाइज गिना जाएगा कि 30 स्टूडेंट्स 1 टीचर, टोटल 31 मेंबर है, और 31 मेंबर के हिसाब से वोटिंग होगी, तो वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा ना। यहाँ पे ये चीज़ नहीं था। यहाँ पे था फर्स्ट स्टेट में 300 मेंबर्स हैं, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बट इनको एक सेट के तौर पे लिया जाएगा। इनका एक वोट काउंट होगा, इनका भी एक वोट काउंट होगा, और इनका भी एक वोट काउंट होगा। अब देखिए, एक वोट ये है, एक वोट ये है, एक वोट ये है। आप खुद को इनकी जगह पे रख के देखिए, सरकार की तरफ से आपको कोई छूट मिल रही है, टैक्स में छूट मिल रही है, तो क्या आप दोबारा टैक्स देना चाहेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि आपको टैक्स नहीं दिया, आपको टैक्स नहीं देना है, वोट करना है इस मैटर पे, आप कर देंगे खुशी खुशी? जो टैक्स कभी देते नहीं आए हैं वो टैक्स देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे। अगर हम टैक्स को बढ़ाने की बात करते हैं, टैक्स कलेक्ट करने की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है, ये इन दोनों का वोट एक जैसा हो जाएगा। आपको फ्री में बिजली दे रही है गवर्नमेंट, मुझे भी फ्री में बिजली दे रही है, उनको पैसे देना पड़ रहा है बिजली बिल का। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि कानून हमेशा यही बना रहे, हमेशा हम लोगों को बिजली का बिल फ्री में मिलता रहे, यही तो कहेंगे ना। तो यहाँ पे भी यही चीज़ था, इनको सारी फैसिलिटी फ्री में मिल रही थी, तो ये जब फ्री में भोगते आ रहे थे, तो ये देना चाहेंगे नहीं। अब क्या हुआ? अगर ऐसे कंडीशन में वोट करते हैं तो इनका वोट अकेला पड़ जाएगा, इनका वोट हमेशा तो इन्हीं के हिसाब से चलेगा। तो यही तो फ्रांस में होता आ रहा था कि गवर्नमेंट जो भी फैसले लेती थी, इनको खुश करने के लिए लेती थी, इनके हिसाब से ले रही थी, और ये साइड हमेशा क्या हो रहा था? इग्नोर हो रहा था। तो यहाँ पे इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, फ्रांस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने क्लेम किया कि नहीं, जो पुराना वोटिंग सिस्टम है हम उसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि फ्रांस की, इनका पॉपुलेशन तो कम है, इनका भी पॉपुलेशन कम है, ज़्यादातर कौन लोग हैं? थर्ड स्टेट के लोग हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि थर्ड स्टेट जो है वो फ्रांस के एक मेजर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए वोटिंग पैटर्न चेंज किया जाएगा, हर मेंबर का एक एक वोट काउंट होगा। बात समझ में आ रही है? यानी ये 300 मेंबर का जो एक वोट था, अब क्या होगा? ये 300 वोट हो जाएंगे, ये भी 300 वोट होंगे, ये भी 300 वोट, 600 वोट होंगे, यानी ईच मेंबर 1 वोट, 1 मेंबर 1 वोट। ओके, इन्होंने ये कहा कि जो ओल्ड वोटिंग सिस्टम है वो क्या होना चाहिए? ओल्ड वोटिंग सिस्टम क्या है? खत्म होना चाहिए। 1 स्टेट ईच स्टेट 1 वोट, यही है ना, ईच स्टेट 1 वोट, ये खत्म हो। और क्या होना चाहिए? ईच मेंबर 1 वोट, ईच मेंबर 1 वोट। इन्होंने ये डिमांड किया कि वोटिंग ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड स्टेट की डिमांड थी, थर्ड स्टेट की डिमांड भला राजा और ये लोग क्यों मानने लगे? क्योंकि इन्होंने हमेशा थर्ड स्टेट को अपने से नीचे समझा, ठीक है। इनकी डिमांड को मानने का मतलब क्या हुआ कि
जो हमारे राजा हैं या ये दोनों जो स्टेट्स हैं, इन्होंने ये इसके डिमांड के आगे झुक गए। तो क्या हुआ, इनके इस डिमांड को क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। बात समझ में आ रही है। थर्ड स्टेट की जो डिमांड थी कि वोटिंग पैटर्न को चेंज किया जाए, एक मेंबर का एक वोट काउंट होगा, उसको जनरल स्टेट ने क्या किया, जनरल स्टेट ने क्या किया, उसको खत्म कर दिया। सॉरी, हम लोग जनरल स्टेट लिखते हैं, स्टेट जनरल है उसको कहना, ठीक है, गलत बोलते आ रहे हैं, सुधार लेते हैं, स्टेट जनरल, ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। अब जब इनके इस ऑफर को रिजेक्ट किया गया तो इन्होंने क्या किया, गुस्से में आके मीटिंग हॉल को छोड़ दिया। ये लोग मीटिंग हॉल से बाहर आ गए, ठीक है। ये लोग यहाँ पे मीटिंग, ये क्या हुआ, ऑन रिजेक्शन ऑफ देयर, ऑन रिजेक्शन ऑफ देयर ऑफर फॉर न्यू वोटिंग राइट, न्यू वोटिंग सिस्टम, द मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स हैं वो क्या हुए, जो ये मीटिंग हॉल है उससे बाहर आ गए, ठीक है। ये आपका मीटिंग हॉल है, थर्ड स्टेट के मेंबर थे, गुस्से में आ गए बाहर, हम इस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे, जब हमारी बात ही नहीं चलनी इसमें, जब हमारे आइडियाज़ कोई फॉलो नहीं किया जाना, तो इस मीटिंग में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। और इसके बाद ये लोग बाहर आए, बाहर एक टेनिस कोर्ट था, जहाँ हम लोग टेनिस खेलते हैं उसको कोर्ट कहते हैं, पता है ना आपको, ठीक है। अच्छा, जीके का भी क्वेश्चन होता है, ये सब जीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले में आते हैं कि जो स्पोर्ट्स है उसका जो फील्ड है उसको क्या बोलते हैं, तो जहाँ टेनिस खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो इस मीटिंग हॉल से बाहर चले आए, वो सामने आए तो एक टेनिस का कोर्ट था, टेनिस के कोर्ट में ये सारे मेंबर इकट्ठे हुए, ये देख लीजिए मेंबर है, फ्रांस के थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स है। इन्होंने कहा कि आज के बाद से हम लोग इस स्टेट जनरल की कोई भी बात को नहीं मानेंगे, हम लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन खुद से ड्राफ्ट करेंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन खुद से ड्राफ्ट करेंगे, फ्रांस के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सभी के लिए राइट्स की बात हो, इक्वलिटी की बात हो, थर्ड स्टेट को पावर देने की बात करेंगे। पक्का बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए, ये लोग मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए, इन्होंने कहा कि भाई हमारी बात मान नहीं रहे तो मीटिंग में रह के फायदा क्या है, हम ऐसे मीटिंग को, ऐसे सिस्टम को नहीं मानते हैं। हम ये बाहर आए, उसके सारे मेंबर इकट्ठे होकर बोले कि ठीक है हम एक नया सिस्टम बनाएंगे, नया टैक्स सिस्टम, नया गवर्नमेंट बनाएंगे, हम लोग ऐसे गवर्नमेंट को रिजेक्ट करते हैं। और ये जो टेनिस, इसी को बोलते हैं हम लोग टेनिस कोर्ट ओथ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट वाज टेनिस कोर्ट ओथ, व्हाट डू यू मीन बाय टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है। टेनिस कोर्ट ओथ क्या था बता सकते हैं, टेनिस कोर्ट ओथ क्या था आसानी से बता सकते हैं। चलिए, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 20 जून को, टेनिस कोर्ट ओथ की डेट कितनी है, 20 जून, क्लियर है। इसके जो लीडर हैं दो थे, टेनिस कोर्ट लीडर के दो लीडर, टेनिस कोर्ट का जो ओथ लिया गया है, जहाँ पे ओथ मीन्स शपथ, कसम, प्रतिज्ञा, थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने ये प्रतिज्ञा की कि हम फ्रांस को एक नया सिस्टम देंगे, हम फ्रांस को एक नए सिस्टम देने के लिए काम करेंगे, जो ओल्ड एंड यूजलेस सिस्टम है उसको हम लोग चेंज करेंगे, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट लाएंगे हम लोग। टेनिस कोर्ट ओथ के हमारे लीडर कौन कौन से हैं, देखिए टेक्स्ट बुक में आप, एक है एबुसियस, कौन है, एबुसियस, और एक मिरेबो, यहाँ देखिए आप, ये मिरेबो जो है ये खुद भी एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, नोबेल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका मानना था कि जो नोबेल को जो प्रिविलेज मिला हुआ है वो नोबेल के अगेंस्ट है, मतलब ये प्रिविलेज के अगेंस्ट थे, किसके अगेंस्ट थे, कि जो नोबेल्स को प्रिविलेज मिलता है वो सबको प्रिविलेज किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए। और ये एक प्रीस्ट थे, चर्च के पुजारी थे, प्रीस्ट थे। इनका एक बहुत ही फेमस पैम्पलेट्स था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, इसमें इन्होंने थर्ड स्टेट्स के डिमांड्स और जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेज है उसको क्रिटिसाइज किया था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ठीक है। एबुसियस a priest who wrote an influential pamphlet called what is the third state। एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि एबुसियस ने कौन सा पैम्पलेट, उसके पैम्पलेट का नाम क्या था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं, फ्रांस में टैक्सेशन सिस्टम, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए मीटिंग की गई, मीटिंग में
लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 1614 ईस्वी में। मीटिंग का पुराना सिस्टम क्या था? ईच स्टेट वन वोट। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने क्या कहा, इसको चेंज करने की बात की, इनके डिमांड को ठुकरा दिया गया। उससे गुस्से में आके ये लोग क्या किया, मीटिंग को छोड़ के सामने आए। टेनिस कोर्ट ओथ था, वहाँ पे थर्ड स्टेट के मेंबर्स और उनके सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में थे। उन्होंने वहाँ पे ओथ लिया कि दे विल ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस विच इज नोन एज द टेनिस कोर्ट इंसिडेंट और टेनिस कोर्ट ओथ। इसमें मेनली दो लीडर का रोल इंपॉर्टेंट है, एबीसीएस और मिराबो। मिराबो एक नोबेल फैमिली से है, एबीसीएस एक प्रिस्ट है, और इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया, जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ओके, आज हम लोग यही देखेंगे। हम लोग यहाँ से आते हैं, ये सारा सीन चल रहा है जून में, 20 जून की बात चल रही है, ठीक है। और आगे यही होता है कि आगे फ्रांस में खेती खराब होती है, फ्रांस की खेती खराब होती है, किसानों के पास खाना नहीं था, ठीक है। तो किसान क्या करने लगे, जमींदारों के गोदाम पे अटैक करके उनका अनाज लूटने लगे। जमींदारों ने क्या किया, लूट से बचने के लिए अपने ब्रिगेड हायर किए, सैनिक बुलाने लगे। तो इससे लोगों में ये अफवाह उड़ा कि राजा ने ऑर्डर दिया है किसानों पे गोली चलाने को। याद कीजिए हमारा पहला पेज, पहला इंसिडेंट, कि लोग ना वायलेंट लोगों ने किला पे अटैक कर दिया। तो यही सीन था, लोगों के मन में ये डर था कि राजा ना सैनिक बुला के उनके ऊपर गोली चलवा देगा। अभी हम लोग जून में है, माहौल ऐसे चल रहा है, टेंशन वाला चल रहा है फ्रांस के अलग अलग पार्ट में। उसी बीच में ये चीज़ भी हो गया है, ठीक है। लोगों को ये लगा कि राजा ना सैनिक बुला के उनको गोली चला देगा। तो लोगों ने सोचा कि अगर उन पर कोई गोली चलाए, उन्हें मारा जाए, तो अपने डिफेंस के लिए हथियार होना चाहिए। जैसे अभी आपको पता चलेगा कि कोई आप पे अटैक करने वाला है, तो आपके पास आसपास जो हथियार होंगे आप इकट्ठा करेंगे। तो उसी लोगों ने बचने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लालच में, हथियार इकट्ठा करने के लिए, उनको पता था कि ये जो हमारा बैस्टिल का फोर्ट है, जो जेल है, वहाँ तो हथियार होंगे। तो वो हथियार इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बैस्टिल पे अटैक किया। यहीं से तो हमारी कहानी शुरू होती है ना, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो इसी कहानी के साथ शुरू होता है ना, कि 14 जुलाई को बैस्टिल के फोर्ट पे अटैक किया गया, वहाँ गार्ड्स को मार के उनके हथियार छीन लिए गए, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग, जो हमारा आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन है, वो यहाँ से होते हुए 20 जून को टेनिस कोर्ट हुआ, 14 जुलाई को बैस्टिल को डिमोलिश किया गया। अभी हम लोग इसी टॉपिक को यहीं पे रोकेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है 2.1 है हमारा, ये देखिए, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में डील करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक 2.1 द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करेंगे। ओके क्लास, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, टेक केयर।